Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 1st June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट न्यूज इज जीडीपी एक्सपेंडेड 6.1% इन द 2022 एंड 23 लास्ट क्वार्टर. यहाँ पे 22 एंड 23 का अगर हम लास्ट क्वार्टर देखें तो उस लास्ट क्वार्टर में हमें यहाँ पे जीडीपी में एक्सपेंड देखने को मिलता है, मतलब जीडीपी में हमें राइज देखने को मिलता है. कितना? 6.1%. अब यहाँ पे टोटल हमारे मेनली 8 सेक्टर्स हैं और उस 8 सेक्टर्स में अगर हम देखें तो फुल year manufacturing GVA gross value added slid to 1.3% from 11.1%. Only 3 of 8 sector including farming and service recorded higher GVA. तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे क्या होता है जीडीपी एक्सपेंड कब करती है, जब आपके जो वेरियस सेक्टर्स होते हैं, हमारा सर्विस सेक्टर हो गया, फार्म सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, तो इन सेक्टर्स में क्या होता है जब आपकी ग्रोथ होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ग्रोथ होती है और अल्टीमेटली किस में इंक्लूड होता है, हमारी जीडीपी में इंक्लूड होता है. तो अभी हमें क्या देखने को मिला है कि 22 एंड 23 का जो हमारा लास्ट क्वार्टर है उसमें हमें 6.1% एक्सपेंड देखने को मिला है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अहमदनगर विल नाउ रीनेम्ड अहिल्यानगर. अब महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी हैं उन्होंने वेडनेसडे को ये अनाउंस किया है कि महाराष्ट्र की जो एक सिटी है अहमदनगर सिटी, उसे रीनेम किया जाएगा अहिल्यानगर. ओके, तो आफ्टर द 18th सेंचुरी मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर, तो ये किसके नाम पर रखा जा रहा है, ये 18th सेंचुरी की हम देखते हैं. 18th सेंचुरी में जब यहाँ पर मराठा थी तो मराठा क्वीन कौन थी, अहिल्याबाई होलकर थी. तो अहिल्याबाई होलकर की यहाँ पे 298th बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसी के चलते यहाँ पर इस ओकेशन पर अहमदनगर का जो नाम है उसे रीनेम करके अहिल्यानगर रखा जाएगा. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट न्यूज इज केस अगेंस्ट WFI, जो आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके अगेंस्ट में आप केस फाइल किया जाएगा अंडर द कंसिडरेशन रिपोर्ट टू बी सबमिटेड इन 15 डेज. अब देखिए आप सभी को पता है हमारे जो रेसलर्स हैं वो यहाँ पे कितना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इवन हमने मंडे को यहाँ पर देखा था, ट्यूसडे को, कि सारे जो रेसलर्स है वो इकट्ठे हुए थे गंगा नदी के सामने, बैंक ऑफ रिवर के सामने, और वो ये कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, हमारे जो मेडल्स हैं, हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो मेडल्स यहाँ पर जीते हैं उन्हें इमर्स कर देंगे कहाँ, गंगा नदी में. ओके, बट इसे यहाँ पर जो फार्मर के जो लीडर्स थे उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने उनको रोका कि आप ऐसा ना करें, आपके लिए यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा. अब जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है और उनके जो चीफ है उनके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद इन 15 डेज यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट की जाएगी. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपको यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्रोफीलिया, व्हाट इज नेक्रोफीलिया? नेक्रोफीलिया की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो नेक्रोफीलिया का मतलब होता है कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी के साथ कोई पर्सन क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाह रहा है. ठीक है, आपको यहाँ पे समझना है. तो नेक्रोफीलिया इंडिया में बात करते हैं तो डेप्लोरेबल एक्ट इन विच द प्रिपेयर्डर गेट्स सेक्सुअल प्लीजर इन हैविंग सेक्स विद कॉपर्स. तो यहाँ पर डेड बॉडी है और उसके साथ क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्या, नेक्रोफीलिया. अब देखिए, अमेंड लॉ टू मेक नेक्रोफीलिया एन ऑफेंस सेज हाई कोर्ट. तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि जो यहाँ पे जो कर्नाटक की हाई कोर्ट है उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट से ये कहा है कि नेक्रोफीलिया को आप एज अ ऑफेंस यहाँ पर कंसिडर करिए. मतलब हम देखते हैं जो आपका रेप से रिलेटेड केस होता है, कोई भी आपके जो सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप से रिलेटेड केस होते हैं, तो सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 377 एंड 376 यहाँ पे क्या करता है, रेप को डिफाइन करता है. ठीक है, कि यहाँ पर कोई रेप है, बट रेप विथ डेड बॉडी, ये जो वर्ड है, डेड बॉडी के साथ अगर रेप हो रहा है तो उसे यहाँ पे ऑफेंस नहीं माना जाता है. इसलिए कर्नाटका की हाई कोर्ट ने ये कहा है यूनियन गवर्नमेंट से कि जो आईपीसी का जो सेक्शन 377 एंड 376 है उसे यहाँ पे क्या किया जाए, अमेंड किया जाए और नेक्रोफीलिया को यहाँ पर ऑफेंस कंसिडर किया जाए. तो आप यहाँ पर देखेंगे, डू द हाई कोर्ट कंफर्म हिज कन्विक्शन फॉर मर्डर, इट असाइड द कन्विक्शन ऑन द चार्जेस ऑफ रेप व्हाइल पॉइंटिंग आउट दैट द एक्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द डेड बॉडी कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ रेप अंडर सेक्शन 377.
अननेचुरल सेक्स एंड 376 रेप ऑफ द आईपीसी। तो यहाँ पर अभी जो हमारा सेक्शन 377 और 376 है उसके अंदर यहाँ पर जो नेक्रोफिलिया है, डेड बॉडी के साथ अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन यहाँ पर मेंटेन कर रहा है, बना रहा है, तो उसे क्या किया है, ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिमांड की है यूनियन गवर्नमेंट से कि नेक्रोफिलिया को एज अ कंसिडर करिए आप एज अ ऑफेंस, ठीक है, आप इसे ऑफेंस मानिए। क्योंकि यहाँ पर डेड बॉडी, वो तो ऑलरेडी डेड है, आप खुद सोचकर देखिए, आप डेड बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं। आपकी जो यहाँ पे मॉर्चरीज होती हैं तो उन वहां पर क्या होते हैं, जो गार्ड वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज होती है उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन यहाँ पे मेंटेन करती है। तो एक तरीके से क्या है, जो डेड बॉडी है उसकी डिग्निटी और इंटीग्रिटी पर बात आती है। वो मतलब वो डेड बॉडी है और उसके साथ यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशन से यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इंटरकोर्स हो रहा है। इसी के चलते यहाँ पे कहा है कि जो मॉर्चरीज हैं उन्हें यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा, वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे हम क्या कर सकें, जो बॉडीज हैं उसे रेगुलरली यहाँ पर मतलब कि उसे इंटरवेंशंस में ले सकें, ओके, प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग हो सकेगी प्रॉपर मैनर में, जिससे हम क्या कर सकेंगे, इस तरीके की जो ऑफेंस है उसको रोक सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अदर स्टेट्स की, तो रेफरिंग टू लॉ इन द यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका वेयर नेक्रोफिलिया एज एन ऑफेंस। इवन हम इंटरनेशनल लॉ में देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम आपका यूके है, कनाडा है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वहां भी नेक्रोफिलिया को क्या कंसिडर किया जाता है, ऐसा ऑफेंस क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है नेक्रोफिलिया को जिसमें कंसिडर किया जाए कि वो क्या है, एक ऑफेंस है। तो आई होप आपको नेक्रोफिलिया, व्हाट इज नेक्रोफिलिया की डेफिनेशन आपको यहाँ पर क्लियर होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एन एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी। अब देखिए ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ये कहा गया है कि अभी 28 मई को क्या हुआ, न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है उसका इनोग्रेशन हुआ है, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब देखते हैं। तो इसमें कुछ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और उन्हीं 4 पॉइंट्स को फिर क्या किया गया है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया में क्या हो रहा है इस टाइम पर, उसके बारे में डिस्कस किया गया। पहला क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, आपकी क्या आ जाती है यहाँ पर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पहला इसका पॉइंट अगर देते हैं, फर्स्ट इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मेजोरिटी पार्टी का आपका क्या होता है, रूल होता है, ठीक है। क्या होता है, मेजोरिटी पार्टी का यहाँ पर रूल होता है। तो मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है मतलब यहाँ पे बिल्स आते हैं तो वहां पर क्या होता है, डिस्कशन होता है, ठीक है। सेकंड इसमें कहा जा रहा है कि अपोजिशन इटसेल्फ ग्रांटेड सर्टेन राइट इन पार्लियामेंट। यहाँ पर अपोजिशन के पास क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अपोजिशन को यहाँ पर क्या किए गए हैं, सर्टेन राइट्स दिए गए हैं, जिससे क्या कर सके, जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो कोई भी गवर्नमेंट है उस पर अकाउंटेबिलिटी है, जो बिल है, पॉलिसी लेकर आ रही है गवर्नमेंट, उनके जो एक्शंस है उन पर क्या कर सके, क्वेश्चन कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कुछ सर्टेन राइट जो है किसको ग्रांट किए हैं, अपोजिशन पार्टी को। थर्ड अगर हम बात करते हैं, थर्ड इसमें क्या आ जाता है, आपका स्पीकर का रोल आ जाता है। क्या, स्पीकर, कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं। तो इनका जो रोल होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ हम बात करते हैं किसकी, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर पार्लियामेंट्री में क्या होता है, बाइकैमरलिज्म होता है। आपका क्या होता है, बाइकैमरलिज्म। आप यहाँ पर देखेंगे, फोर्थ द सर्टेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एम्ब्रेस बाइकैमरलिज्म, मतलब आपका एक अपर हाउस होता है और दूसरा लोअर हाउस होता है। तो कोई भी अगर बिल आता है, एक्सेप्ट मनी बिल और जो आपका ऑर्डिनेंस होता है, तो मनी बिल को क्या किया जाता है, राज्यसभा में रेफर नहीं किया जाता, सिर्फ उसे लोकसभा में ही पास करवा दिया जाता है। बल्कि अदर आपके जो बिल आते हैं तो उसे लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा जो आपका होता है, अपर हाउस होता है, वहां भी उसकी क्या होती है, वोटिंग होती है। उसके बाद वो जो पर्टिकुलर बिल है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट होता है, वो यहाँ पर पास होकर आता है, सामने एक्ट बनता है, ठीक है। तो ये हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स देख लिए। अब इंडिया में क्या हो रहा है, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इन फीचर्स का डाइल्यूशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एक तरीके से डाइल्यूट हो रहा है। कैसे डाइल्यूट हो रहा है, पहले हमने बात करी किसकी, कि देखिए इसमें सबसे ज्यादा किसकी बात की जा रही है, आपका 10th शेड्यूल की। हमने बात की थी क्या कि पार्लियामेंट्री में क्या होती है, मेजोरिटी पार्टी का यहाँ पर रूल होता है। मेजोरिटी पार्टी का जब रूल होता है तो बिल को यहाँ पे बहुत ही इजीली क्या करवा दिया जाता है, पास करवा दिया जाता है। उस पर कोई डिबेट और डिस्कशन भी इतना ज्यादा नहीं होता है और उसे पास करवा दिया जाता है। फिर यहाँ पे बात आती है किसकी, 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल में आपका जो विप का कॉन्सेप्ट है, विप से यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से हम यहाँ पर पार्लियामेंट्री का अगर हम
रोल है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, उसका एरिया जो और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कोई भी बिल होता है उस पर डिबेट एंड डिस्कशन होता है, मतलब आपकी जो अपोजिशन पार्टी होती है लोकसभा में उस बिल का प्रॉपर डिस्कशन होता है। बट इसका जो हम एक तरीके से स्कोप है उसको बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी पार्टी यहाँ पे मेजॉरिटी में है, ठीक है, तो हम उस बिल को पार्टी के अंदर जो आपकी जैसे कि आपकी ये पार्टी है इसी के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं बिल पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक तरीके से इसका जो एक स्कोप है बिल का, मतलब जो पार्लियामेंट्री इसका जो एक तरीके से हम वैल्यू उसको और ज्यादा क्या कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। बट क्या होता है इंडिया में 10th शेड्यूल का बहुत ज्यादा इस टाइम पर मिसयूज एक तरीके से कहा जाता है हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रा पार्टी डिसेंट विद इन पार्लियामेंट हैज बीन स्टैम्प्ड आउट बाय वर्च्यू ऑफ द 10th शेड्यूल। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमें इंट्रा पार्टी जो डिसेंट होता है ना, पार्टी के बीच में अगर कोई पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने को बात आ रही है कि हमें ये पॉलिसी ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो इस पर हम यहाँ पर मतलब सहमत नहीं है, कुछ पार्टी के मेंबर्स मान लो उन्होंने कहा कि हम इस पॉइंट पर इस चीज पर सहमत नहीं है, तो ये जो इंट्रा पार्टी डिसेंट होता है ये क्या हो रहा है स्टैम्प्ड आउट हो रहा है बाय द वर्च्यू ऑफ 10th शेड्यूल। अब आपका 10th शेड्यूल में क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ये कब आता है आपका 1985 में बाय 52nd अमेंडमेंट। आपका जो यहाँ पे 52nd अमेंडमेंट होता है उसके थ्रू 1985 में 10th शेड्यूल आता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका है व्हिप। अगर पार्टी यहाँ पे व्हिप क्या करती है इशू करती है और यहाँ पर किसी भी पार्टी के मेंबर ने व्हिप को यहाँ पर नहीं माना तो उस कंडीशन में क्या होता है उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंट्रा पार्टी डिसेंट है ये किसकी मतलब कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 10th शेड्यूल का वर्च्यू है उसके थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है स्टैम्प्ड आउट हो रहा है। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा कि किस तरीके से 10th शेड्यूल यहाँ पर जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या एक तरीके से कि यहाँ पे सभी की राय लेना है ना, सभी का मतलब क्या सहमत है इस चीज से या नहीं लेना। तो बट 10th शेड्यूल यहाँ पे क्या कर रहा है पार्टी के बीच में जो एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हम जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसका जो एक स्टैम्प्ड आउट कर रहा है 10th शेड्यूल का ये जो वर्च्यू है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमने बात करी किसका, कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कार्व आउट एनी स्पेसिफिक स्पेस फॉर पॉलिटिकल हाउस अपोजिशन इन द हाउस, ठीक है। अब एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है किसकी बात आपकी हो रही है कि अपोजिशन पार्टी की। तो यहाँ पर आज के टाइम पे जो हमारी अपोजिशन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कार्व आउट एनी स्पेसिफिक स्पेस फॉर द पॉलिटिकल अपोजिशन इन द हाउस। पॉलिटिकल अपोजिशन का इसमें कोई भी स्पेसिफिक स्पेस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन नहीं है। ओके, तो एक तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स होते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इसमें बात की जा रही थर्ड स्पीकर की, ठीक है। अब आपका स्पीकर जो होते हैं वो कहाँ से चूज होकर आते हैं, आपकी जो रूलिंग पार्टी होती है ना, आपकी यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होती है उसी से आपके यहाँ पे स्पीकर इलेक्ट होकर आते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्पीकर बहुत ज्यादा क्या होता है 10th शेड्यूल का यूज करते हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा 10th शेड्यूल का होता है। अब कैसे एक्शन लेना है, किस बिल पर कैसा डिबेट और डिस्कशन होता है ना, किसको यहाँ पे अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट नहीं करना है, ये सारे काम किसके होते हैं लोकसभा में, आपके स्पीकर के होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है किसकी, इम्पार्शियलिटी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्पीकर। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता है। देखिए क्योंकि वो जो स्पीकर होता है वो किस पार्टी का होता है, रूलिंग पार्टी का होता है। तो क्या वो जो स्पीकर है वो अकाउंटेबल है, ये इम्पार्शियल है या नहीं, है ना, मतलब जो पार्शियल वे में होना चाहिए स्पीकर वो है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। और यहाँ पर क्या होता है स्पीकर में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है आपका रैपिड यूज ऑफ जो मनी बिल है उसका बहुत ज्यादा यहाँ पे मिसयूज हो रहा है कि जो आपका स्पीकर ही होते हैं वो क्या करते हैं मनी बिल डिसाइड करते हैं कि जो पर्टिकुलर बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए कि जो स्पीकर है इस बॉडी को यहाँ पर इसमें रिफॉर्म करने की क्या है हमें जरूरत है। फोर्थ हम बात करते हैं किसकी, बाइकैमरलिज्म की, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है अपर हाउस है और लोअर हाउस है, दो हाउस है। जब कोई बिल आता है तो लोकसभा में भी उसे क्या करना पड़ता है, पास कराना पड़ता है, उसकी वोटिंग होती है, डिबेट और डिस्कशन होता है, और आपका अपर हाउस में भी होता है। इससे क्या होता है कि हम एक तरीके से जो देखते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करते हैं। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो बिल है वो किस फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, मनी बिल में। और हम आपको ये बता दें जो मनी बिल होता है यहाँ पर उसे अपर हाउस में रेफर नहीं किया जाता, सिर्फ लोअर हाउस आपका जो लोकसभा होता है वहां से सिर्फ वो पास होकर चला जाता है और वो एक्ट बन जाता है। तो जो अभी प्रेजेंट क्या हमारी कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है वहां पर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है आपका मनी बिल, जो बिल्स आ रहे हैं वो किस बेसिस पर आ रहे हैं, मनी बिल में। आप यहाँ पर देखेंगे
The upper house has been seen a lead when the ruling party wishes to avoid effective scrutiny in Rajya Sabha over bill. यहाँ पर राज्य सभा क्या करता है, इफेक्टिव स्क्रूटनी करता है बिल की, बट यहाँ पर क्या किया जाता है, इसे अवॉइड किया जा रहा है. स्पीकर सिंपली क्लासिफाइड द बिल एज अ मनी बिल. अब यहाँ पे स्पीकर क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिल को एज अ मनी बिल, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, वो जो बिल होता है वो फर्दर यहाँ पे अमेंडमेंट्स के लिए, वोटिंग के लिए, स्क्रूटनी के लिए राज्यसभा में पास नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए हम रोल अपर हाउस की बात कर रहे थे. तो अपर हाउस यहाँ पे क्या करते हैं, स्पीकर का जो मिसक्लासिफिकेशन होता है बिल का, उसके थ्रू यहाँ पर हो जाता है. ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है बहुत ज्यादा आज के टाइम पे जो बिल पास कराए जा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है उसके थ्रू यहाँ पर कराया जा रहा है. ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल अब क्लियर होगा कि यहाँ पर आप एक तरीके से क्या हो रहा है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए अब वो कैसी बनती जा रही है, हमें एक एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी बनती हुई नजर आ रही है. मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है. ठीक है, तो ओके, आई होप आपको यहाँ पर अभी ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज बायोडाइवर्सिटी इज अस एंड वी आर बायोडाइवर्सिटी. मतलब बायोडाइवर्सिटी ही हम हैं और हम ही क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी हैं. ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ऐसा इसलिए कहा कि आप क्या देखते हैं कि हमारी जो बॉडी के इनसाइड है बहुत सारे माइक्रोबायोम्स मिलते हैं. अब बायोडाइवर्सिटी की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी, देखिए बायोडाइवर्सिटी आपका क्या होता है, इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन. इट इंक्लूड वेरियस प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द जीन्स दे हैव एंड द इकोसिस्टम फॉर्म बाय देम. तो आपकी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि मतलब कोई एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है, रीजन है, जैसे कि ये पर्टिकुलर कोई रीजन है. ठीक है, अब इस रीजन में यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी हैं. एनिमल्स में आपके ह्यूमन बींग्स और जो अदर एनिमल्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं. तो ह्यूमन बींग्स हैं, आपके जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे ये आप इसकी हेडिंग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी इज अस एंड वी आर बायोडाइवर्सिटी. तो ह्यूमन बींग के इनसाइड भी क्या होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो बायोम्स मिलते हैं, हमारे बैकयार्ड में मिलते हैं, विलेज में मिलते हैं, टाउन्स में, सिटीज में. तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. बट क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ दी सेवरल बेनिफिट्स वी ड्राइव फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी. अब यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हो रहा है. बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, हमारी जितनी भी बेसिक नीड्स होती है, फूड, शेल्टर, मेडिसिन, मेंटल हेल्थ, रिक्रिएशन, स्पिरिचुअल इनरिचमेंट, ये सारी चीजें कहाँ से हमारी फुलफिल हो रही हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी से फुलफिल हो रही हैं. तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी को और ज्यादा बचाने की अब जरूरत है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन यहाँ पर एक्टिविटीज हैं उसके कारण क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे डिग्रेडेड हो रही है. तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए इस पूरे आर्टिकल में यही कहा है कि हमें क्या करना होगा, बायोडाइवर्सिटी को और ज्यादा बढ़ाना होगा. अब देखिए आप सभी को पता है कि इससे पहले जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है, आपकी सारी चीजें होती हैं, कंट्रीज यहाँ पर बहुत सारे वॉर, आपका वर्ल्ड वॉर 1 होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है. ठीक है, और वेरियस यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स होते हैं, बट कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा था. इंडस्ट्रियल आपका रिवोल्यूशन होता है, बट सब लोगों ने यहाँ पर सारी चीजें करी, अपनी इकोनॉमी को बूम किया, अपनी कंट्री को यहाँ पे आगे बढ़ाया, बट किसी ने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात नहीं हुई. अब इन्वायरमेंट पर कब ध्यान गया, 1992 में यहाँ पर क्या होती है, आपकी रियो अर्थ समिट होती है. रियो समिट बोलते हैं और इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमें अब क्या करना है, फोकस करना है किस पर, बायोडाइवर्सिटी पर. तो इसी के चलते जब यहाँ पे 1992 में अर्थ समिट होती है तो उसी टाइम पे आपका क्या आता है, यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन आता है, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. ओके, तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इसमें आता है कि हमें क्या करना है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है. अब देखिए एक तरीके से इसमें क्या है कि हमें नर्चर करना है, मैनेजिंग द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इज अस एंड वी आर बायोडाइवर्सिटी. क्रिटिकल इन सिविल सोसाइटी मस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सस्टेनिंग अवर बायोडाइवर्सिटी. अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सिविल सोसाइटी को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए. अब देखिए यहाँ पे वेरियस आपके एक्ट्स हैं, पॉलिसीज भी हैं आपकी गवर्नमेंट की. इवन हम यहाँ पर देखते हैं कौन सी पॉलिसी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल. अब इसमें जो फॉरेस्ट का यहाँ पर ये है नेम है, देखिए इंडिया बायोडाइवर्सिटी नॉट ओनली लैंड बट ऑल्सो वाटर बॉडीज, रिवर, डेल्टाज एंड ओशन. इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हमारे इसमें लैंड नहीं आता है, इसमें आपका वाटर बॉडीज आती हैं, रिवर्स आती हैं, डेल्टाज आते हैं, ओशंस आते हैं. हमें यहाँ पर हमारा जो ग्रासलैंड है, इकोसिस्टम है, सवाना है, अल्पाइन पेस्चर है, डेजर्ट है, इन सबको हमें क्या करना है, बचाना है.
ठीक है। तो ये सारी इसमें बात की गई। 21st सेंचुरी में यहाँ पर जो बेसिक टर्म है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, इसकी कुछ लिमिटेड मीनिंग्स रह गए, बट इसका स्कोप जो है हमें अब क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। हमें मल्टी फंक्शनल लैंडस्केप में देखना होगा, जो हमारे एस्पायरेशंस है, बिलीव्स हैं, ट्रेडिशन, नॉलेज है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन यहाँ पर होगा लोकल कम्युनिटीज का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, लाइफ ऑन अर्थ को उससे सस्टेनेबल बना सकते हैं। अब 2006 में इंडिया में क्या हुआ, पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया इनेक्टेड द फॉरेस्ट राइट एक्ट। 2006 में यहाँ पर इंडिया में फॉरेस्ट राइट एक्ट को यहाँ पर क्या किया गया था, इनेक्ट किया गया था। इसमें कहा था कॉल अपॉन अ इंक्रीज इन द स्टेक ऑफ इंडिजीनियस ग्रुप इन द ओनरशिप एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। इस फॉरेस्ट राइट एक्ट में ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो इंडिजीनियस ग्रुप है, मतलब जो लोकल कम्युनिटी के पीपल है, उन्हें यहाँ पर क्या किया जाएगा, बायोडायवर्सिटी को मतलब ओनरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वो क्या कर दे, बायोडायवर्सिटी को मैनेज करें और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपना मतदान दें। ओके, बट यहाँ पर क्या ये जो एक्ट है सिर्फ पेपर्स में ही रह गया, अभी तक यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल पर रियलिटी नहीं बना है, इसलिए ये कहा जा रहा है मेन स्ट्रीम में ये चीज नहीं आई है। तो इसलिए हमें यहाँ ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर क्या करना होगा, जो बायोडायवर्सिटी का मैनेजमेंट है उसे डिसेंट्रलाइज करना होगा, यहाँ पर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को लेकर आना होगा, स्पेशली यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज हैं, ग्राम सभा है आपकी, उन्हें यहाँ पर लेकर आना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को बनाना होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बायोडायवर्सिटी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है, हमारे यहाँ पे SDGs है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन्हें हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमारी बायोडायवर्सिटी को हम यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। ओके, तो आई होप अब आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। अब देखिए CBD के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। क्या है CBD, आपका कन्वेंशन ये कब बना था, 29 दिसंबर 1993 को, जब यहाँ पे रियो अर्थ समिट होता है 5 जून 1992 में, उसी के इफेक्ट में यहाँ पर 1993 में आपका CBD बनता है। ओके, अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एड्रेस बायोडाइवर्सिटी ऑन ऑल लेवल इंक्लूडिंग इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। तो बायोडाइवर्सिटी आपकी हर एक लेवल पर, इकोसिस्टम, स्पीशीज है कोई, और जेनेटिक रिसोर्सेज है, तो हर लेवल पर हमें क्या करना है, ये कन्वेंशन आया था जिसमें हमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, बचाना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, द कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टी CBD गवर्निंग बॉडी कॉप, यहाँ पर हर साल क्या होती है, आपकी कॉप की कॉन्फ्रेंस होती है एवरी 2 ईयर। अल्टीमेटली अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट और पार्टीज दैट हैव रेटिफाइड द ट्रीटी मीट्स टू रिव्यू प्रोग्रेस, सेट प्रायोरिटीज एंड कमिट टू वर्क प्लान्स। अब यहाँ पर क्या होती है कि मतलब किसने कैसा काम किया, सारी चीजें, तो इसकी यहाँ पर हर 2 साल में क्या होती है, एक मीटिंग होती है जिसको हम कॉप कहते हैं, और यहाँ पर उन्होंने मतलब क्या उन्होंने गोल उनका था, उसको कितना यहाँ पे जो कमिटमेंट था, उन्होंने वर्क प्लान पर कितना कमिटमेंट किया, कितना काम किया, उन सारी चीजों पर होती है। द नागोया प्रोटोकॉल एंड द कार्टर प्रोटोकॉल टू एडेड ऑन द रिकॉर्ड्स। अब जब ये आपका CBD आता है तो इसी के चलते आपके 2 प्रोटोकॉल्स भी आते हैं, कौन कौन से, नागोया प्रोटोकॉल एंड कार्टाजीना प्रोटोकॉल आता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, देख लेते हैं CBD का। तो प्रिजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमें प्रिजर्व करना है, टू मेक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इट्स एलिमेंट्स, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है इसका रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। एप्रोप्रिएट एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, एप्रोप्रिएट ट्रांसफर ऑफ रिलेवेंट टेक्नोलॉजीज, किस तरीके से ट्रांसफर होना है, ठीक है। आप कार्टाजीना प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। ये क्या है, आपका एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट कॉल्ड ऑन कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी ऑन द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपके यहाँ पे जो कन्वेंशन आपका CBD है, उसी के इफेक्ट में बायोसेफ्टी के लिए यहाँ पे कार्टाजीना प्रोटोकॉल आता है, जिसका काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ब्रॉट अबाउट द कंटेम्प्रेरी बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एक प्लेस से, एक नेशन से दूसरे नेशन पर हम क्या करें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या आता है, आपका कार्टाजीना प्रोटोकॉल आता है। ओके, नागोया प्रोटोकॉल की बात करते हैं। ये भी आपका CBD के अंदर एक एग्रीमेंट है। इसमें क्या होता है, नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजेस फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। तो मतलब यहाँ पर किसी भी जेनेटिक रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, एक्सेस आप कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसका यहाँ पर जो बेनिफिट आपको मिल रहा है ना, तो उसका इक्विटेबल और मतलब कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। तो ये आपका क्या आता है, नागोया प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या है, जेनेटिक रिसोर्सेज रिलेटेड आपका क्या जाता है, नागोया प्रोटोकॉल, और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ट्रांसफर हो रहा है तो उसे रेगुलेट करने के लिए आपका क्या आता है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल। और ये दोनों ही किसके अंदर है, आपके CBD का, आपका जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी उसके अंदर आता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा।
नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इज इंडिया मिसिंग द ग्राफीन्स बस। अब यहाँ पे ग्राफीन क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ग्राफीन आपका कार्बन का ही एक स्ट्रक्चर है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये ग्राफीन है। तो ग्राफीन इज वन एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल लैटिस। तो ये जो ग्राफीन है ये कार्बन है आपका, और ये हेक्सागोनल फॉर्म में, आप यहाँ पे देख सकते हैं हेक्सागोन फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, अटैच होता है, इसे ग्राफीन कहते हैं। इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, बट ग्राफीन इज रिमार्केबल सब्सटेंस ऑन इट्स ओन विथ मल्टीट्यूड ऑफ एस्टोनिशिंग प्रॉपर्टीज। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपकी इसकी जो यूजर्स हैं वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आप इस आर्टिकल को यहाँ पे पढ़ेंगे ना, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं, इसको आपको पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, ग्राफीन वर्ल्ड का थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड कंडक्टिव मटेरियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, आपका यहाँ पर देखेंगे आयरन है, ठीक है, आपका यहाँ पे डायमंड है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका ग्राफीन, ठीक है, और सबसे बहुत ज्यादा ये पतला होता है, एकदम ग्लास की तरह बहुत ही ज्यादा थिन होता है। ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है इसका बोथ का बहुत ही मोस्ट कंडक्टिव है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कॉपर, इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील बट 6 टाइम लाइटर। यहाँ पर जो स्टील होता है आपका उससे 200 टाइम्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। आप 200 स्टील को एक साथ ले ले, उसकी जितनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस आपकी यहाँ पे किसकी होती है, ग्राफीन की होती है। बट इसका वेट जो होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इट एब्जॉर्ब ओनली 2% ऑफ लाइट, और ये एब्जॉर्ब इम्परमेबल होता है, मतलब गैसेस इससे यहाँ पे पास नहीं हो पाती हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं इसके पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव होता है, इससे एनर्जी जनरेशन हो सकता है, बैटरीज में इसका यूज कर सकते हैं, सेंसर्स में, इन सारी चीजों में यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफीन इवन इन स्मॉल क्वांटिटी प्रोड्यूस कंपोजिट मटेरियल विद ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्म क्वालिटीज। इसकी क्वालिटीज में आप थोड़ा सा भी ग्राफीन का यूज करके जो मटेरियल है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और उसके यहाँ पे इफेक्टिव, यहाँ पर मतलब इफेक्टिवली कोई नया मैटर आपको यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसके यूजेस की बात करते हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में, कंस्ट्रक्शन में, आपकी जो हाई परफॉर्मेंस बैटरीज है वहां पर यूज कर सकते हैं, सुपर कैपेसिटर, हम बात करते हैं टच स्क्रीन्स, कंडक्टिव इंक्स, तो इन सारी चीजों में हम क्या कर सकते हैं, ग्राफीन का यूज कर सकते हैं। ग्राफीन बेस्ड यहाँ पे सेंसर्स का हम बना सकते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट को मॉनिटर करना है, हेल्थ केयर और वेरेबल डिवाइसेस हैं, वहां पे कुछ सेंसिंग के लिए तो ग्राफीन का हम यूज कर सकते हैं, ओके। वाटर प्यूरिफिकेशन और डिसैलिनेशन के भी लिए हम क्या करते हैं, ग्राफीन ऑक्साइड जो मेम्ब्रेन है उसका यूज कर सकते हैं। एरोस्पेस में इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बना सकते हैं। इवन हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वहां भी हम क्या कर सकते हैं, जो आपका ग्राफीन है उसका यूज कर सकते हैं, ओके। तो देखिए, रिड्यूसिंग रडार सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस में यहाँ पे ग्राफीन का यूज किया जा रहा है। अगर हम देखिए बात करते हैं कि इट इज एन एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर सेंसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये बहुत ही आपका एक्सीलेंट कैंडिडेट है, मतलब कि जो ग्राफीन क्या कर सकता है, जो भी आपके बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं, रेडिएशंस हैं, उसको यहाँ पे सेंस कर सकता है, और पहले से ही आपको यहाँ पर बता सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज है, जिससे हम यहाँ पर क्या हो सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं। तो आपका डिफेंस में भी क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ग्राफीन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नजर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया में ये जो, ठीक है, आपके जो मटेरियल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपका स्टोन एज आया तो वहां पर स्टोन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, आयरन एज आता है, प्लास्टिक एज आता है, और सिलिकॉन एज आता है। अब जो हम टाइम है वो कहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं, ग्राफीन एज में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इवन बहुत सारी कंट्रीज की हम बात करते हैं, यूएस, यूके, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर, रशिया, उन्होंने यहाँ पे लीडिंग कंट्रीज है ग्राफीन की रिसर्च में। इंडिया भी यहाँ पर अच्छे काम कर रहा है, मतलब एक तरीके से जो करना चाहिए कर रहा था, बट इंडिया के लिए अभी यहाँ पर और ज्यादा क्या करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। इस टाइम पर अगर हम देखते हैं तो चाइना एंड ब्राजील आर द ग्लोबल लीडर इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन। तो यहाँ पर चाइना और ब्राजील जो है इस टाइम पर क्या है, कमर्शियल लेवल प्रोडक्शन है, ग्राफीन के लीडर्स इस टाइम पर बने हुए हैं। इंडिया की प्रोग्रेस की बात करते हैं तो इंडिया प्रोग्रेस हैज बीन बेटर देन मैनी नेशंस, मतलब अदर नेशंस के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। हम यहाँ पे वेरियस जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ मिलकर बहुत सारी चीजों को यहाँ पे बनाया है हमने, ग्राफीन के डेरिवेटिव्स को यहाँ पे क्या किया है, बनाए हैं, ठीक है। ग्रोइंग ग्राफीन अबाउट माइक्रो लार्ज डोमेन्स, एनिलिंग, एक्सट्रैक्टिंग एटॉमिक कार्बन से यहाँ पे सारी चीजें की हैं। इवन हमने यहाँ पे इसको ग्राफीन को प्लास्टिक के प्रोडक्ट के साथ यूज करके उसे रिसाइकल भी किया है। तो हमने यहाँ पर ग्राफीन का जो नीचे है उसको इनोवेटिव तरीके से क्या किया है, इसका यूज किया है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे
केरला में आपका, केरल में क्या हुआ है कि इनोवेशन सेंटर, इंडिया का इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन यहाँ पे इसको सेटअप किया गया है, जिसमें हम लार्ज लेवल पर क्या करेंगे, ग्राफीन पर रिसर्च करेंगे, उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या इंश्योर करने की जरूरत है। एक टाइम पर आपका आया था किसका, सेमीकंडक्टर्स का जो एक पीरियड आया था, तो उसको 1990s में उसको हमने यहाँ पे क्या किया, इंडिया ने मिस किया है। बट अब ये जो ग्राफीन का जो पेडल है, ये जो एरा आने वाला है, इससे यहाँ पर जल्द से जल्द हमें यहाँ पे काम करना होगा, ताकि हम यहाँ पर इस पर आगे बढ़कर लीड कर सकें और यहाँ पर हम पीछे ना हटें। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे गवर्नमेंट को भी यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, देखिए ग्राफीन के बारे में हम और चीजें देख लेते हैं। ग्राफीन हैज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस फॉर एडिशनल एप्लीकेशंस, हमने सारे एप्लीकेशंस देख लिए। ये हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई फ्लेक्सिबल थिन फिल्म होती है, इसका जो हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now next मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज नेपाल पीएम टू होल्ड टॉक्स विथ मोदी टुडे लाइकली टू साइन पैक्ट ऑन एनर्जी ट्रेड। अब यहाँ पर क्या है, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा कमल दहाल, आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रचंडा भी बोलते हैं। इनकी 3rd टाइम्स, मतलब 3 बार ये क्या हो चुके हैं, दिसंबर 26 2022 में 3 बार यहाँ पे पावर में आ चुके हैं। अब यहाँ पे इनकी मीटिंग हो रही है इंडिया, मतलब कि जो नेपाल है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे अब 4 डे विजिट हो रही है नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्पा इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वेरियस पैक्ट साइन होंगे। देखिए फर्दर यहाँ पे चीजें होंगी, वो अभी आएंगी निकलेंगे, अभी 4 दिन की पूरी मीटिंग है, उसके बाद ये पूरा इसका कंक्लूजन मिलता है, तो उसको हम यहाँ पे फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज जयशंकर टू मीट लेब्रॉन क्वीन ड्यूरिंग ब्रिक्स समिट। अब यहाँ पे क्या है, जयशंकर जी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर कहाँ गए हुए हैं, साउथ अफ्रीका गए हुए हैं। क्यों गए हुए हैं, यहाँ पे ब्रिक्स की आपकी समिट ऑर्गेनाइज होने वाली। ठीक है, तो ब्रिक्स में क्या कौन कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। अब देखिए यहाँ पे जो जितने भी आपके मिनिस्टर्स होंगे, फॉरेन मिनिस्टर विल फाइनलाइज द एजेंडा ऑफ ब्रिक्स समिट इन अगस्त। तो यहाँ पर अगस्त में मेनली यहाँ पे जो ब्रिक्स समिट होने वाली है वो अगस्त में होने वाली है। बट अभी जो फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मीटिंग इसलिए हो रही है कि वो जो एजेंडाज हैं ब्रिक्स के क्या क्या होने, कि हमें क्या करना है, ब्रिक्स की जो ग्रुपिंग है उसको एक्सपेंड करना है या नहीं करना है, हमें यूएस डॉलर को क्या करना है, काउंटर करना है, और रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उस पर यहाँ पे कैसे हमें रिएक्ट करना है, सर्कमवेंट करना है। तो इन सारी चीजों पर क्या होगा, डिबेट और डिस्कशन होगा। ओके, अब देखिए ब्रिक्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसमें आपका क्या है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है। ठीक है, तो कौन कौन है, स्पेशली यहाँ पे रशिया और चाइना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपकी G20 की समिट भी होने वाली है, आपकी G7 की यहाँ पे समिट हुई है। ठीक है, आपके यहाँ पे SCO की भी समिट होने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे जो ब्रिक्स है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए ब्रिक्स के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्रिक्स क्या है, इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ वर्ल्ड लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2001 में इसे क्या किया गया था, बनाया गया था। सबसे इसमें यहाँ पे 4 थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद यहाँ पे 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी क्या किया, इसे ज्वाइन किया, तब से इसका जो नाम हो गया अब क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पे 2021 में इसे चेयर किया था। अब 2023 में इसे कौन चेयर कर रहा है, साउथ अफ्रीका इसे चेयर कर रहा है। इसके जो इनिशिएटिव की बात करते हैं, इनका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जैसे कि हमारा IMF है ना, वर्ल्ड बैंक है आपका, सॉरी, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक कैसा है कि हमारा एशिया का, जैसे वर्ल्ड बैंक क्या है, यहाँ पे ज्यादातर हम देखते हैं वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनका बोलबाला रहता है, इसलिए यहाँ पर ब्रिक्स के अंदर क्या बनाया हमने, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया कि जितने भी इसके जो मेंबर्स उन्हें अगर लोन या किसी चीज की जरूरत होती है तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक से दिए जाएंगे। कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, जैसे कि आपका हम देखते हैं IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वहां पर क्या करता है, अगर कोई भी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम होती है तो IMF यहाँ पर उसे रेगुलेट करता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया गया ब्रिक्स के अंदर। ठीक है, इसका एम क्या है कि फॉरस्टेलिंग शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रेशर, प्रोवाइड म्यूचुअल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन फाइनेंस स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिक्स नेशंस। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनको यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करना किसका काम होता है, CRA का होता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम भी है। अब उन्होंने ये कहा कि स्पेशली यहाँ पे एक स्विफ्ट सिस्टम लेकर आया जा रहा था कि हम क्या करेंगे, जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उनकी जो लोकल करेंसीज हैं उसी में यहाँ पर क्या होगा, आपका पेमेंट होगा। बट अब जब से यूक्रेन वॉर चला था इस पर यहाँ पे थोड़ा सा रोक लग गई है, अभी ये चीज आगे नहीं बढ़ पाई है। तो आई होप आपको यहाँ पे ब्रिक्स से रिलेटेड सारी चीजें अब क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज
OTT प्लेटफॉर्म मैंडेट टू शो एंटी टैबैको वार्निंग्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से, जैसे कि आपका Amazon हो गया, नेटफ्लिक्स हो गए, हॉटस्टार हो गया, G5, तो यहाँ पे क्या किया है, अमेंड किया है, उन्हें यहाँ पे मैंडेट किया है इन सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को कि जब भी आप कोई भी आप शो दिखा रहे हैं, है ना, कोई भी कंटेंट आप यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने ये कहा कि आपको क्या करना होगा, जो टोबैको के एंटी टोबैको जो शो है उनसे मैंडेट आपको यहाँ पे एड्स जो है वो आपको दिखाने होंगे, ठीक है। अब उनसे यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं किया है, तो देखिए प्रोमिनेंट वार्निंग, No Tobacco Day, publishing online curators conduct displaying tobacco products or their use will be required display anti-tobacco health sport at the beginning of the middle of the program। तो यहाँ पर जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला हो और बीच में, मतलब जब प्रोग्राम हो उसके बीच में भी आपको क्या करना होगा, जो एंटी टबैको ये हेल्थ स्पोर्ट्स हैं, इसके जो एड्स हैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना होगा। ये जितने भी मतलब कि OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ट्रीटमेंट वर्थ 61,501 करोड़ रुपीस प्रोवाइडेड अंडर PM जय स्कीम। आपकी यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये स्कीम है। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो आपकी हम यहाँ पर देखते हैं जो आयुष्मान भारत है ना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यहाँ तक अभी ये कहा जा रहा है कि हमने 61,501 करोड़ रुपीस क्या कर चुके हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं। इसमें स्पेशली क्या होता था कि हर साल हर एक फैमिली को 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते थे। जैसे कोई बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना है, कोई क्रॉनिकल डिसीज है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया था, 5 लाख रुपए आपको हर साल यहाँ पर दिए जाते थे, ठीक है। इसकी जो स्पेशली जो बेनिफिशरीज थी, तो अब तक देखा गया कितने 12 करोड़ इसमें बेनिफिशरीज निकल कर आई। तो ये बहुत ही एक तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है हेल्थ में। हम यहाँ पे इंश्योरेंस की बात करें तो देखिए, दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द NHA प्रोवाइड हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि फुली फाइनेंस्ड होती है गवर्नमेंट के थ्रू। इसे कब लॉन्च किया गया था, 2018 में, जिसमें यहाँ पे 5 लाख रुपए आपको दिए जाते थे पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर विच डज नॉट इन्वॉल्व सुपर स्पेशलिस्ट, ठीक है। टर्शरी केयर के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखते हैं कैशलेस और पेपरलेस आपको एक्सेस कर सकते हैं जो आप बेनिफिशरीज हैं। इसमें देखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑटोनॉमस एंटिटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM जय इन अलायंस विद स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जिससे वो क्या कर सके कि जो इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके, किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ अलायंस होकर, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या है, इसमें अभी तक ये कहा कि हमने यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं और ये अब तक की बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि इफेक्टिव आपकी जो स्कीम रही है अब तक की हमारी गवर्नमेंट की रही। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लांट सेंटर टू इम्प्लीमेंट पायलट प्रोजेक्ट इन 10 डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लांट चल रहा है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या है कि हम इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी एक बनाई गई है जिसमें हम क्या करेंगे, इस मीटिंग क्या फैसिलिटेट करेगी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लान किया जाएगा इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कोऑपरेटिव सेक्टर्स में वर्ल्ड का हम लार्जेस्ट स्टोरेज प्लान लेकर आए हैं जिसमें आपके जो फार्मर्स होंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो फूड ग्रेन्स है उसका हम स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज करेंगे तो मतलब फार्मर्स को क्या होता है, कई बार जो स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण उन्हें मार्केट में कम प्राइस में उन्हें जो आपका फूड ग्रेन्स है उसे बेचना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें क्या होता है, नुकसान होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसलिए हम यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या लेकर आएंगे, फूड ग्रेन स्टोरेज प्लान लेकर आ रहे हैं जिसे हम पायलट प्लान भी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। इसमें यहाँ पर क्या होगा, जो फार्मर्स है उनके पास अगर एक्सेस में क्या होता है, फूड ग्रेन्स होते हैं, तो वो यहाँ पर MSP प्राइस में, जो एक मार्केट प्राइस होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उन्हें एडवांस में पेमेंट मिल जाएगी और यहाँ पर वो चीजों को रख सकते हैं और उन्हें यहाँ पर लॉस भी नहीं होगा। और यह एक तरीके से क्या होगा, जो फूड सिक्योरिटी है ना, जो करोड़ों फार्मर्स यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी है, उस ये जो हमारा फूड सिक्योरिटी का कंट्री का प्लान है उसमें भी हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।